तो आज हम लोग मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक फोर्स का चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे और मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किए थे, है ना। तो उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे, आखिरी पॉइंट जो हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे वो ये था कि अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इसका एग्जांपल हम ये दिए थे कि ये मान लीजिए क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है और एक पार्टिकल को v वेलोसिटी दे दी ऐसे, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। राइट हैंड के चारों फिंगर को v की तरफ ले जाइए, पाम v को देखे, थंब किधर आया ऊपर, इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है q v b sin थीटा और थीटा होता है v और b के बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन v एंड b वो कितना हो गया थीटा, जो कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 और sin 91 होता है, तो फोर्स कितना लगेगा q, फोर्स कितना लगेगा और जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसका मोशन कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब बताए थे कि इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इस पार्टिकल का स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और यहाँ जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगे उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और वो कितना होगा mv² r के बराबर। तो v से v कट जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा mv/qb। इस mv को p भी लिख सकते हैं, मोमेंटम बाय qb, मोमेंटम को √2mk भी लिख सकते हैं बाय q। तो ये रेडियस का फार्मूला होता है। और फिर हम लोग टाइम पीरियड भी निकाले थे। क्या निकाले थे, टाइम पीरियड t होता है, वो होता है 2π r/v। तो r/v यहां से लिख सकते हैं m/qb, तो ये टाइम पीरियड आएगा 2π m/qb। हम लोग ये लिखे थे कि ये जो टाइम पीरियड आता है 2π m/qb ये स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज independent of speed, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल एक डिवाइस में करते हैं हम लोग जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है, साइक्लोट्रॉन। तो थोड़ा सा लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में चर्चा कर लें, इसके बारे में चर्चा कर लें, साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, to accelerate charge particles। एक्सेलरेट करने का क्या मतलब, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को बढ़ाना। तो तुरंत आपका जवाब सवाल होना चाहिए कि सर मैग्नेटिक फोर्स में तो स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी बदलता है, खाली डायरेक्शन बदलता है, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब स्पीड इंक्रीज होना। इंक्रीज सर कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज कर नहीं सकता, वेलोसिटी में डायरेक्शन की वजह से परिवर्तन ला सकता है, स्पीड तो परिवर्तन हो नहीं सकता है, बोलो यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सेलरेट अगर कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां लिखा हुआ है, इसे हम लिख ले रहे हैं, एरो वैल्यू का दिखा दें, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से। हम लोग क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अगर बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अगर बात करें लोग, तो हम लोग
एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसा होता है, इसको डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये अंग्रेजी के डी अल्फाबेट जैसा दिखता है, इसलिए इनको डी बोलते हैं। नाम है डीज। ठीक है, दो डीज होते हैं सेमी सर्कुलर, और इसमें इस तरह से ग्रूविंग होता है। ग्रूविंग समझते हैं? खांचा बना होता है जिसमें कोई घूम सकता है, और यहां से बाहर निकालने के लिए यहां पे एक डिफ्लेक्टर लगाते हैं। ये एग्जिट, ये क्या है? एग्जिट। ये जो डीज है ये मेटालिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? मेटालिक नेचर के। मेटल के अंदर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा कुछ भी, यहां भी कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इस जो स्पेस है, गैपिंग है, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस रीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसको ऑसिलेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोवाइड करता है, ये डिवाइस। इस डिवाइस का क्या नाम है? ऑसिलेटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर देते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे चला, यहां पहुंचा, तो इस समय इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, इस समय इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही की तरफ लगना शुरू कर देता है। यहां पे इस रीजन में जो गैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इसका स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। इसका स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब ये इसी पाथ पे नहीं चलेगा, देखो इसका सर्कल का रेडियस बढ़ गया, ठीक है? फिर जब ये यहां आया, अब वेलोसिटी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन वैल्यू चेंज करता है बार बार। पहला बार यहां लगा, 5 सेकंड मान लो इसको यहां से यहां आने लगा, तो 5 सेकंड बाद इधर लग जाएगा। फिर इसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो फिर से रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ गया। अब ये बड़ा पार्ट करके यहां आएगा, ठीक है? लेकिन अभी में टाइम पीरियड क्या रहेगा? 5-6 सेकंड रहेगा। टाइम पीरियड डिपेंड स्पीड पे नहीं करेगा, तो हर 5 सेकंड में वो यहां आते रहेगा इस पे, दोनों पॉइंट पे। फिर ये 5 सेकंड बाद यहां आया, फिर से 5 सेकंड पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक पल्स क्रिएट किया, उस पे एक्सीलरेट करा दिया, फिर इसका पाथ बढ़ गया, देखो यहां आया, लेकिन अभी भी समय सेम लग रहा है। अब स्पीड इधर 5-5 सेकंड पे ये या 10-10 सेकंड जो भी टाइम होगा उस पे वो उसका एक्सीलरेट कराते रहेगा, उसका स्पीड बढ़ते रहेगा। इधर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसको घुमा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड घुमा सकता है, तो यहाँ पे इस डीज में मैग्नेटिक फील्ड जो उसको घुमा रहा है, और इस गैप में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में बाहर निकल जाएगा जितना एक्सप्रेशन चाहिए आपको, ठीक है? तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो आपके बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, मैं आपके बुक से पढ़ के सुना दे रहा हूं। आप चाहे तो बाद में इसको लिख भी सकते हैं, लिख ही लीजिएगा घर में तो ज्यादा बेहतर। पेज नंबर पेज नंबर 140 पे, एनसीईआरटी पेज नंबर 140 पे यहाँ पे साइक्लोट्रॉन हेडिंग है। तो आप चाहें तो मेरे साथ अंडरलाइन कर सकते हैं पॉइंट्स को, ठीक है? जो जो लाइन मैं बोलूं आप उसको अंडरलाइन करते जाइए, अपने पेन से मार्क करते जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एनसीईआरटी सब लोग खोलिए, दो कोई पेन दो। देखिए पहला लाइन लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन में, द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज, ठीक है? ये साइक्लोट्रॉन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसमें इसका इन्वेंटर का भी नाम याद रख सकते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन इन 1934 टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको पहला एप्लीकेशन पता चल गया कि इसका कहाँ यूज करते हैं? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है? तो ये जो पहला दो लाइन था ये इसका डेफिनेशन हुआ। ये इसका क्या हुआ? डेफिनेशन। आप बगल में लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन ये है, ठीक है? तो यहां तक डेफिनेशन, पहला हो गया डेफिनेशन, ठीक है?
अब इसके आगे चलते हैं साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बात करें तो देखिए अगला लाइन में प्रिंसिपल लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट में, द साइक्लोट्रॉन यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन कॉम्बिनेशन to increase the energy of charged particle as the fields are perpendicular to each other। जो दोनों fields हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में या डॉट में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या इधर होगा तो भी परपेंडिकुलर। तो ऐसे फील्ड्स को क्रॉस फील्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड्स। तो देखो उसके बाद लिखा हुआ है दे आर कॉल्ड क्रॉस फील्ड्स। ठीक है, आगे तो दो लाइन प्रिंसिपल के बारे में, पहला लाइन ये हो गया कि दोनों फील्ड यूज होता है, और दूसरा साइक्लोट्रॉन यूजेस द फैक्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड। ठीक है, कितना भी फ्रीक्वेंसी, टाइम कंट्रोल्ड क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना बोलेंगे? QB बाय 2π, वो उसके इंडिपेंडेंट है। तो ये जो दो लाइन लिखा हुआ है ये किसके बारे में है? कंस्ट्रक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे? सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं, प्रिंसिपल। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख लेंगे? प्रिंसिपल। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट वहीं से आगे शुरू होता है। द पार्टिकल्स मूव मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर्स D1 and D2 which are called Ds as they look like the letter D। क्योंकि वो लेटर D जैसा दिखता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? Ds। फिगर 4.8 shows the schematic diagram of cyclotron। बगल में आपको साइक्लोट्रॉन का डायग्राम भी दिख रहा होगा, देखिए यही डायग्राम बना हुआ है। साफ साफ थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया है, इधर थोड़ा साफ साफ दिया हुआ है अगले पन्ने पे 141 पे। अब आगे देखिए लिखा हुआ है इनसाइड द मेटल बॉक्सेस। तो अब यहां से क्या शुरू होता है? कंस्ट्रक्शन वर्किंग। इनसाइड द मेटल बॉक्सेस द पार्टिकल इज सील्डेड एंड इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नहीं लगता। The magnetic field however acts on the particle and makes it go round in the circular path inside the tube। मैग्नेटिक फील्ड लगता है जिसकी वजह से ये इसमें घूमता है। अगला पॉइंट देखिए every time the particle moves from one D to another। हर बार जब ये पार्टिकल एक D से दूसरे D पे जाता है it is acted upon by electric field। इस पे क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। The sign of the electric field is changed alternately in tune with the circular motion of the particle। हर बार चेंज करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक बार यहाँ था, दूसरी बार यहाँ, इधर है, फिर ये यहाँ पे क्या है, इधर, फिर इधर, फिर जो कि ट्यूनिंग में है इस मोशन के। जब इसका वेलोसिटी इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, जब इसका वेलोसिटी इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। आगे लिखता है This ensures that the particle is always accelerated। This ensures that the particle is always accelerated by the electric field। Each time the acceleration increases the energy, as the energy increases, the radius also increases, and so the path is spiral। So the path is spiral। तो यही क्या है? साइक्लोट्रॉन का ये है। इसमें एक आखिरी पन्ने पे यूज भी लिखा हुआ है, पेज 142 पे इसका यूज भी लिखा हुआ है। It is also used to implant ions into solids, modify their properties, and even synthesize new materials। It is used in hospitals to produce radioactive substances which can be used in diagnosis and treatment। तो ये इसका यूज है। तो इसको जल्दी से लिखिए अच्छे से, ये पूरा पैसेज अपने नोट्स कॉपी में बनाइए, जल्दी से बनाइए अभी सब लोग। दूसरा केस जो हमें जानना है चार्ज पार्टिकल के मोशन का, वो ये है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना हो, कुछ और एंगल है। तो दूसरा केस क्या है? इफ वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू टी। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं हो तो क्या हो? तो देखिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इधर है, इधर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और एक पार्टिकल को वेलोसिटी दे दिया हमने इधर, v वेलोसिटी दे दी, कितने एंगल पर? थीटा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और मास m।
आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ v cos थीटा। अब बताओ क्या इस वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगा? हमने क्या सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के बड़े नखरे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या कहता है, पहले तो कोई चार्ज पार्टिकल हो तभी फोर्स लगाएंगे, रुका हुआ नहीं हो, चलता हुआ हो। और अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट हो गया तो फोर्स लगेगा। तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, पैरेलल है। तो इस पर नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और नो मैग्नेटिक फोर्स मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी क्या होगा, तो v cos थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इस वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट होगा इधर की तरफ v sin थीटा होगा ना जी, यस सर। ये v sin थीटा, इस पर तो फोर्स लगेगा क्योंकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, q इनटू वेलोसिटी जो कि यहाँ v sin थीटा है इनटू b इनटू sin थीटा। और वो थीटा क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है 90 डिग्री है, तो वो वाला साइन 90 हो जाएगा 1। क्या बोले, इस पर फोर्स कितना लगेगा, q, इसका वेलोसिटी मतलब v sin थीटा, इस वाले पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स on this component, कितना होगा, q वेलोसिटी हो गया v sin थीटा इनटू b इनटू sin थीटा जो कि 90 डिग्री है। क्योंकि 90 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि एंगल बिटवीन this component of velocity and magnetic field is 90 degree and magnetic field is 90 degree। साइन 90 1 होता है, कितना फोर्स हो जाएगा, QV sin थीटा b, QVB sin थीटा। और ये फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स निकालने का, फोर्स का डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है, राइट हैंड के चारों फिंगर को V की तरफ ले जाना है। ये तो इधर है, तो हम लोग ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे ले गए तो पाम किधर दिख रहा है, पाम में सेल्फी वाला कैमरा तो वो अंदर दिख रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो ऐसे नहीं ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, देखो वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड का चारों फिंगर है और पाम किसको देख रहा है, थंब किधर आया, इधर। ठीक है, अब जरा इस चीज को यहाँ नहीं, यहाँ समझो, ये चार्ज पार्टिकल उसको मैंने ऐसे फेंका था एंगल पर, ऐसे फेंका था, इसके दो कंपोनेंट हुए, इधर वाले पे कोई फोर्स नहीं, इधर वाले ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स लग रहा है अंदर। वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले गए, पाम किधर देख रहा है उधर, थंब किधर आया अंदर, तो ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे घूम जाएगा, फोर्स इधर लगेगा, तो ये पार्टिकल ऐसे करके सर्कुलर मोशन घूमेगा। ठीक है, अगर इधर कोई वेलोसिटी नहीं होता तो ऐसे से घूमते रहता, ये ऐसे से, लेकिन अभी इसके पास ऐसे वेलोसिटी तो क्या होगा, इसके वजह से ये घूमते भी रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, जैसे घूमते भी रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। कैसा मोशन होगा, हेलिकल मोशन। कैसा मोशन होगा, हेलिकल मोशन। ठीक है, ये फोर्स क्रॉस में लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, क्रॉस में, और फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r होता है, तो एक v से एक v कट जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे v की जगह क्या होगा, ये वेलोसिटी v sin थीटा है ना, तो m v sin थीटा का स्क्वायर बाय r, तो एक v sin थीटा से एक v sin थीटा कट जाएगा, एक v sin थीटा बचा रहेगा, तो रेडियस का फार्मूला हो जाएगा mv sin थीटा बाय qb। क्या हो जाएगा रेडियस का फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ। लेकिन टाइम पीरियड मतलब टाइम ऑफ वन रोटेशन, टाइम ऑफ ये अभी भी कितना रहेगा, 2 पाई m बाय qb, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट हुआ, वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड अभी भी क्या रहेगा, 2 पाई m बाय qb।
ये जो पार्टिकल है हर एक रोटेशन के बाद थोड़ा आगे बढ़ गया है, जितना आगे बढ़ता है एक रोटेशन में उसको पिच कहते हैं। एक्स से लिखते हैं क्या बोलते हैं? Pitch। ऐसा स्क्रू बार में भी लिखे थे। तो एक्स क्या है? पिच। एंड व्हाट इज पिच? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन, in one is called pitch, is called so क्या बोलते हैं? pitch। ये pitch कितना होगा? ये डिस्टेंस लिखता है हमें। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम कितना लगा है? t। तो पिच का फार्मूला हो जाएगा v sin थीटा, सॉरी कितना कितना वेलोसिटी? v cos थीटा, v cos थीटा इनटू v cos थीटा इनटू t की वैल्यू कितनी है? 2 पाई m by क्यूब। ये x। क्या बात समझ में आया? अब बताओ ये पिच कांस्टेंट है कि वेरिएबल? v कांस्टेंट है, थीटा भी मतलब ये v cos थीटा पूरा पूरा कांस्टेंट है, और ये टाइम पीरियड में 2 पाई m मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो कैसा पिच है? कांस्टेंट पिच है। ऐसा पिच है कांस्टेंट पिच, मतलब हर रोटेशन में, एक रोटेशन में फिक्स डिस्टेंस बढ़ रहा है, x से डिस्टेंस। पहली बार में x डिस्टेंस आगे बढ़ा, दूसरी बार में भी x डिस्टेंस, तीसरी बार में भी, चौथी बार में भी। तो अगर हम कहें कि 10 रोटेशन हुआ तो कितना आगे बढ़ेगा? 10x। सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? 10x। तो इसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच। हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच, ठीक है। इस हेलिक्स का इसको एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तो ये इसका एक्सिस हुआ, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ हेलिक्स। क्या बोलते हैं? तो क्या हम कहें एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। हेलिक्स का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अब अगर जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे फोर्स लगाएगा ना, तब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? तब ये वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, तो क्या पिच कांस्टेंट रहेगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दे तो इसका मोशन हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। मतलब if an electric field E parallel to magnetic field is applied in this case, then the motion will be helix with increasing pitch। helix with इंक्रीजिंग पिच। ये सवाल आपके पैकेज में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ गए? तो ये था दो तरह का मोशन, सर्कुलर मोशन और हेलिकल मोशन। हमें एक दो पॉइंट और डिस्कस करना है, और वो है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? छोटे छोटे एक दो पॉइंट और है। लॉरेंज फोर्स, तो जब किसी चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगे, तो दोनों के वेक्टर सम को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई, है ना? Q कॉमन ले लो तो V क्रॉस B प्लस Q तो कॉमन ले चुके। ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। कोई पूछे लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो कहेंगे जब दोनों फोर्स लगे, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो दोनों फोर्स लगा, तो ये भी लॉरेंज फोर्स का केस हो जाएगा, ये वाला केस। एक और स्पेशल केस होता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर।
बेसिकली ये एक डिवाइस होता है जो इसी लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हम इधर प्रोजेक्ट किए v वेलोसिटी से, इसको इधर प्रोजेक्ट किए v, Velocity. और मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, क्रॉस में। तो अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। किधर लगेगा, तो राइट हैंड के चारों फिंगर को v की तरफ ले जाएगी, पाम अंदर मैग्नेटिक फील्ड को देखता है, थंब किधर, अपवर्ड इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर, कितना F मैग्नेटिक कितना होगा, QVB, क्योंकि 90 डिग्री पे है वेलोसिटी, QVB sin थीटा होता है, वेलोसिटी इधर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 90 डिग्री पे तो sin 90 1 होगा। तो ये पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा सर्कुलर मोशन में। हम चाहते हैं कि नहीं, ये पार्टिकल इधर ही मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड, डेविएट ना करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट। ऐसा तभी हो सकता है जब नेट फोर्स 0 हो, तभी इसका वेलोसिटी कांस्टेंट बन सकता है। मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर दे, इस फोर्स को कोई क्या कर दे, तो मान लो इस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है, और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, Q into E। और अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर ले तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। कैंसिल करने के लिए QVB का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, QE, Q कट गया, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, E by V। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इस वेलोसिटी से पार्टिकल चले E by V से और दोनों फोर्स कैंसिल कर ले, ये पार्टिकल अनडेविएटेड मूव करेगा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। एक सिलेक्टेड वेलोसिटी से चलेगा E by V से, तो वो अनडेविएटेड मूव करेगा। बात समझ में आया? एक पॉइंट और है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोस मैग्नेट नॉर्म, तो आप इसको लिखिए फिर वो चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूमता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, ये कुछ रेडियस होगा r। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बेसिकली करंट क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का चलना मतलब इलेक्ट्रॉन का चलने को ही इलेक्ट्रॉन के चलने को ही करंट कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है एक लूप, और करंट का वैल्यू कितना होगा, चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय चार्ज कितने के बराबर, E के बराबर, और T है टाइम पीरियड। एक बार घूमने में कितना टाइम, 2πr/v। इतना करंट आप सोच सकते हैं एक लूप में फ्लो कर रहा है। अगर पूछे कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बदले वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहला पार्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड B एट सेंटर, सेंटर मतलब न्यूक्लियस पर। तो आप जानते हैं अगर कोई सर्कुलर लूप हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, μ0I/2r। क्या फार्मूला होता है, तो μ0/2r, और I के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, AV/2πr। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0 EV/2 4πr²। आई बात समझ में? दूसरा बात आपसे पूछा जाता है जनरली कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ रिवॉल्विंग। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग m से लिखते थे, अभी म्यू से लिख रहे हैं,
और इसका फॉर्मूला हम लोग कहते हैं NIA होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पहले हम लोग m से लिख रहे थे, अभी m से मास लिखेंगे इसलिए म्यू से लिख दे रहे हैं। और ये म्यू मैग्नेटिक परमिटिविटी नहीं है, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। I होता है करंट और a क्या होता है? एरिया एरिया, वेक्टर। ठीक है। एरिया वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में कहें तो म्यू हम सफिक्स में m भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो म्यू m हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है। करंट, करंट कितना है? EV बाय 2 पाई r इनटू एरिया। इस लूप का कितना एरिया है? पाई पाई। तो देखिए एक r से एक r कट जाएगा, एक पाई से पाई कट जाएगा। तो म्यू m का क्या फार्मूला बन के मिलेगा हमें? EVR बाय 2 ही ना। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा अलग टर्म में लिख रहे हैं, वो समझिएगा। इस म्यू m को हम लोग लिख सकते हैं मास से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E इंटू MVR बाय 2m, ऐसा हम कर सकते हैं। m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो MVR है ये बड़ा स्पेशल टर्म है। MVR बड़ा स्पेशल, ये इलेक्ट्रॉन अगर v स्पीड से चल रहा है तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, इसका क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को p से लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? और वो होता है मास इनटू वेलोसिटी mv। इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जब कोई घूम रहा हो तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है MVR। क्या होता है? MVR। उसको L से किससे लिखते हैं? तो ये MVR बेसिकली क्या लिखा जा सकता है? L। क्या लिखा जा सकता है? L। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E बाय 2m, E बाय 2m इनटू, इस L को इधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा? म्यू बाय L इज इक्वल्स टू E बाय 2m। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 2 इंटू m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 माइनस 31 kg। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 160/91, तो ये देखो कितना आ रहा है, उसमें लिखा हुआ वैल्यू है कितना लिखा है? 8.8 × 10 कूलम पर केजी। इसको सॉल्व करेंगे कितना आता है? इसी रेशियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ रेशियो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ ये जो रेशियो होता है वो चार्ज बाय 2 टाइम्स ऑफ मास के बराबर होता है। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन दिस रेशियो इज दिस मच। दिस रेशियो इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू चार्ज बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। और ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए तो बेकार निकाल के दिखाया, हर रिवॉल्विंग चार्ज के लिए वैलिड है। हर, तो कल के लिए आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है ऐसे कि देखिए एक रिवॉल्विंग डिस्क है, एक रिवॉल्विंग डिस्क है ऐसे, और इस डिस्क पर चार्ज चिपका हुआ है सब जगह। क्या चिपका हुआ है? चार्ज। इसका चार्ज Q है, इसका मास m है, ठीक है। और वो इस वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा स्पीड से। कितने स्पीड से? ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। बताइए इसका फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू का वैल्यू बताइए, ठीक। कल को आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे म्यू बाय एल का जो रेशियो होता है वो चार्ज, ई क्या है? चार्ज। यहाँ पे चार्ज है Q बाय 2 टाइम्स ऑफ मास के बराबर होता है, ठीक। इस L को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, और एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है
वो होता है I इंटू ओमेगा। एक फॉर्मूला होता है क्या, I into omega। और ये I क्या है, कैपिटल I ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये, Moment of inertia। कोई डिस्क जब अपने इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क ये होता है mr²/2। कितना होता है, r²/2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा, मतलब mr²/2 इंटू ओमेगा। ये वैल्यू यहां रख लीजिए तो क्या मिलेगा हमें, μ/l इज इक्वल्स टू q/2m। l का वैल्यू रख दीजिए, l का वैल्यू कितना रख देंगे, mr² ओमेगा/2। तो 2 यहां चला गया, देखिए दोनों साइड से mm कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, ये सब इधर भेज दे तो q ओमेगा r²/4 ये इसका म्यू, ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। समझ गए, डिस्क की जगह रिंग में पूछा जा सकता है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr² होता है। रिंग का कितना होता है, और रिंग की जगह स्फीयर भी हो सकता है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। कितना होता है, ठीक है। एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टेबल देख लीजिएगा डिस्क के लिए, रिंग के लिए वगैरह। इसमें एक पॉइंट और था, ये तो दूसरा पॉइंट बात की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। इसी टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, थर्ड पॉइंट बात कर, इसलिए हम यहां थोड़ा जगह छोड़े थे। ये जो म्यू है, म्यू m, इसको हम लोग E/2m इंटू l तो लिख ही सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला E/2m इंटू l। अगर ये बोर्स हाइड्रोजन एटम हुआ, हाइड्रोजन का एटम हुआ बोर के अकॉर्डिंग, तो आप जानते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम बोर की थ्योरी क्या कहती है, L का वैल्यू NH/2π होगा। बोर का थ्योरी कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/n बोलते हैं, कौन से ऑर्बिट में है, ऑर्बिट नंबर, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, H को क्या बोलते हैं, तो इस फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो म्यू m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E/2m इंटू NH/2π। ये भी म्यू m का एक फार्मूला है बोस हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम के 3 फार्मूले बने, कोई अगर घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हो हाइड्रोजन एटम का तो एंगुलर मोमेंटम NH/2π, और कोई सब बॉडी हो मैकेनिक्स का वो घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, जो कि रेडियन पर सेकंड होता है, इसमें होता है। यहां पर एक बात और कि अगर n का वैल्यू हम लोग 1 ले लें, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, भाई जैसे n बढ़ते जाएगा म्यू भी बढ़ते जाएगा, तब ये म्यू हमें मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, और ये कितना होगा, EH/2 2 जा 4 πm। आपको नहीं लगता है E तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹, 4 नंबर है, पाई भी नंबर है, m मास है, मास भी जानते हैं हम लोग, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी जानते हैं हम लोग। कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इस सब वैल्यू यहां रख देंगे तो म्यू मिनिमम भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेट होके बताओ कितना आता है, 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। इस वैल्यू को हम लोग बोर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस वैल्यू को, बोर्स मैग्नेटॉन। इसको बोर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। इस वैल्यू को बोर्स मैग्नेटॉन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कोई भी बात आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। एक फार्मूला और है, वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। दो अगर पैरेलल वायर हो उनके बीच का फोर्स क्या हो, जल्दी से वो लिख लें, फिर मैग्नेटिक्स हम लोग का जो चैप्टर नंबर 4 में है वो खत्म हो जाएगा।
तो आखिरी पॉइंट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। गैल्वेनोमीटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट वाले में। टॉर्क वगैरह हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ लेते हैं। टू पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल, उनके बीच का फोर्स, बहुत आसान चीज है। अगर मैं ये नहीं भी बताता तो भी आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि जो पहले का चीज है वही यूज करना है। तो अगर आप ऐसा इमेजिन करें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर, और बहुत लंबा है ये वायर, क्या है, बहुत लंबा है, और उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो भाई इसकी वजह से सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं कितना होता है, किधर होता है, हम ले जाइए टैप टैप अंदर, इस रीजन में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। तो यहां से r डिस्टेंस पर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V1, 1 की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई r। कितना होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। ठीक है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरा वायर रखते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वायर जिसमें करंट इधर ही फ्लो कर रहा है I2, इसको बोलेंगे पैरेलल करंट। ठीक है। तो अब ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। हम लोग जानते हैं जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रहे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ILB। कितना लगता है, ILB। तो इसका करंट कितना है, I2। इसका अगर आप L लेंथ कंसीडर करें, कितना लेंथ पे फोर्स लिख रहे हैं, L लेंथ पर, तो इस पर फोर्स होगा, फोर्स ऑन वायर 2 बाय वायर 1 बाय वायर 1 कितना होगा, ILB। इसका करंट कितना है, I2 इंटू लेंथ हो गया इसका L इंटू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से कितना, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई r। तो ये फोर्स कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, और L को उधर भेज दो। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन पैरेलल वायर्स, बिटवीन पैरेलल वायर। अच्छा, इस वायर पर फोर्स किधर लगेगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। राइट हैंड के चारों फिंगर को करंट की तरफ ले जाइए, पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखता है, तो थंब किधर आया, इधर। मतलब ये वाला वायर, इस पर फोर्स इधर लगा हुआ है। तो अब इस बात है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, तो ये वाला वायर, इस पर फोर्स इधर लगा हुआ है, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल करेगा नहीं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ पे कभी कैंसिल नहीं करते। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, ये इससे लग रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, पैरेलल करंट्स attract each other, whereas anti-parallel current, repel each other, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। एंटी पैरेलल मतलब अगर इसमें उल्टा करंट फ्लो करता तो रिपेल करता। यही है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग फिजिक्स शुरू करते हैं क्लास 11th में, तो यूनिट एंड डायमेंशन नामक चैप्टर पढ़ते हैं, और वहां पर उस चैप्टर में एनसीईआरटी में सारे स्टैंडर्ड यूनिट का, 1 मीटर का, 1 सेकंड का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और वो डेफिनेशन बच्चों को समझ में नहीं आते कि क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था कि देखो ये अभी कुछ डेफिनेशन याद रखो, इसमें से कुछ तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, जैसे 1 सेकंड का डेफिनेशन या कैंडेला का डेफिनेशन, लेकिन 1 मीटर का, 1 केजी का, ये सब डेफिनेशन लोग पढ़े थे। वहां पे हमने कहा था कि करंट का स्टैंडर्ड यूनिट 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन 12th क्लास में पढ़ा है ना। तो आज वो दिन आ गया जब हम लोग 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आज घर जाके एनसीईआरटी में वो देखिएगा, यही बात लिखा हुआ है। तो फ्रॉम दिस फार्मूला SI standard international definition of 1 ampere has been taken.
कि अगर इन दोनों वायर में करंट 1 एम्पियर हो और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 तो 1 हो गया बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय, और म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 पाई × 10⁻⁷ तो 2 पाई से वो दो बार में कट जाएगा। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, फोर्स बाय लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज द करंट, इज द करंट which when flows between two parallel wires, two parallel long wires, two parallel लॉक वायर separated by 1 meter, separated by 1 मीटर। ठीक है, दो पैरेलल वायर होने चाहिए, दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितने मीटर सेपरेटेड है? 1 मीटर। लॉन्ग वायर्स हैं। Then they attract each other, then they by force per unit length of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर, है ना? ये 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब होता ये कि जब बच्चा क्लास 11th में आता है उसे कह दो कि ये वाला 12th में बताऊंगा, तो कहता मास्टर साहब को नहीं आता होगा, या मास्टर साहब गच्चा मार रहे, पढ़ाने नहीं चाह रहे। भाई क्लास 10th करके बच्चा नया 11th में आता है, उसे फीलिंग आता है ना, हम ब्रह्मा से, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ और मेरे से ज्यादा कोई जानता है क्या, तो यही फीलिंग आता है। वो इंक्वायरी करते हैं अभी आदत मास्टर साहब क्या करते हैं, मतलब आइडिया है कि नहीं है, ऐसा बात करता है डायरेक्ट उसी लेवल से। खैर आप लोग अब होशियार है, 12th में आ गए हैं तो इतना होशियार तो होंगे कि हाँ ये डेफिनेशन क्लास 11th में आप शायद समझ ना पाते, इसलिए आपको नहीं बताया गया था, और जब आप समझने के काबिल हो गए तो आपको यही मैग्नेटिक्स में सारा थ्योरी है। और इस पर खूब प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चन बनाइए, जनरली सब पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनता है, बनाइए खूब सवाल, और मैग्नेटिक्स यही पे खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।